हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमितारन स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तथा उनसे रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन का बेस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तथा किसी एग्जाम में भी जीके जीएस पूछी जाती है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो अंत तक जरूर देखना। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे। विश्वास करिए आपको क्लास पसंद आएगी, तथा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं पहला स्क्रीन पर है, माथेरान नामक हिल स्टेशन। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये 2-3 बार पूछा है एसएससी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एसएससी ने 2-3 बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूरथला। कपूरथला में स्थित है भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री। वहीं पर जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं ना, वहीं पर। इंपोर्टेंट पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। इसी तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे रेल कोच फैक्ट्री यानी कि कारखाना कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में स्थित है, पंजाब में, जहाँ पर रेल कारखाना है। उसके बाद है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। उसके बाद है रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। उसके बाद है चितरंजन लोकोमोटिव मार्क्स वर्क्स, ये पूछे जाते हैं सारे इस वजह से, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, चितरंजन में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। उसके बाद है रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? रेल कोच फैक्ट्री जो कारखाना पूछे तो वो तो है कपूरथला में, लेकिन रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको याद करते चलेंगे। मेरे हिसाब से जीके जीएस पढ़ने का यही तरीका है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ें, ताकि 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करके एक बार उसकी थ्योरी पढ़ ली जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो सिक्किम की जनजाति कौन सी है? पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, फिर पॉलिटी के, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, फिर लोक नृत्य वगैरह, ये सभी लोक कला वगैरह सब पूछी जाएंगी। तो इसी तरह में अंतिम लास्ट तक हमारी क्लास में जरूर बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सिक्किम की जनजाति ऑप्शन नंबर बी, भूटिया जनजाति, ये सिक्किम राज्य की है। चेंचू अरुणाचल प्रदेश की है। गोंड मध्य प्रदेश की है। चलो 1 मिनट में रिवीजन कराता हूँ आपका जनजातियों का। तो जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनजाति कौन कौन सी है? भील जनजाति और गोंड जनजाति और बैगा, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मध्य प्रदेश की जनजातियां तीनों। एक नागवंशी जनजाति भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की जनजाति कौन सी है? अंगामी जनजाति, कोन्याक जनजाति और नागा जनजाति, ये नागालैंड राज्य की हैं जनजातियां। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर पूर्व से तो एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनको तो आप अच्छे से याद करके जाएंगे ही। झारखंड में कौन कौन सी हैं? झारखंड में संथाल और मुंडा जनजाति, हो जनजाति और बिरहोर जनजाति। ये शुरू वाली तो दो आपको याद ही होंगे, क्योंकि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह जो वहीं पर हुआ था, झारखंड में। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी जनजाति है? चेंचू जनजाति, बकला जनजाति और सुगाली जनजाति, ये आंध्र प्रदेश की हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। चेंचू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? असम में नहीं है, देखना है। तो नोनामती असम में है, नोनमती, नुमालीगढ़ ये भी असम में है। डिगबोई ये तो सबसे पहली एशिया की ही सबसे पहली तेल रिफाइनरी है, भारत की छोड़ो, एशिया की। बट जो ऑप्शन नंबर बी है बिहार, एकदम राइट आंसर है। ये कहाँ पर है? बिहार में है, बरौनी, बिहार में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो हमारी अंत तक जरूर देखना। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सेलम इस्पात संयंत्र, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, सेलम इस्पात संयंत्र। इस बात को याद रखेंगे सभी लोग। ओडिशा में कौन सा है? ओडिशा में राउरकेला। ओडिशा में स्थित राउरकेला किसकी सहायता से बनाया गया था दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। उसके बाद झारखंड में कौन सा है? झारखंड में बोकारो, झारखंड में है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो बोकारो किसकी सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से बनाया गया था बोकारो। इस बात को याद रखेंगे। महाराष्ट्र का कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को दोस्तों विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? फूलों की खेती को। हाँ, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की खेती को। सभी पढ़ लेते हैं रिवीजन। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन का बेस्ट रिवीजन करते चलेंगे। आप हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखना। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर सभी को पता है दोस्तों, रेशम जो कीट होते हैं, रेशम के कीट, उनके अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन। उसके बाद पीसी कल्चर किसे कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं मछली पालन को। मछली पालन या मछली उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन संवर्धन से, वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। उसके बाद फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग रिवीजन करते चलेंगे अपना इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में कौन सा बांध है? ऑप्शन नंबर बी, मैथन बांध जो है दोस्तों झारखंड में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र में, मैतुर बांध तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है मैतुर बांध। तो नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। झेलम नदी पर कौन सी है? तुलबुल, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, तुलबुल, इसको याद रखेंगे। हाँ, चलिए 1 मिनट में रिवीजन कराता हूँ आपका, कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जैसे नागार्जुन सागर बांध और अलमट्टी बांध और श्रीशैलम बांध, ये तीनों के तीनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। नागार्जुन सागर, अलमट्टी और कृष्णा नदी पर स्थित हैं सभी लोग। ये तीनों कौन कौन सा है? अलमट्टी बांध, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध, ये तीनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। उसके बाद उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर स्थित है, उरी और झेलम, तुलबुल परियोजना। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद नाथपा झाकरी परियोजना और कोल डैम परियोजना, ये सतलुज नदी पर स्थित हैं। सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकरी परियोजना और कोल डैम परियोजना। सभी लोग अपना रिवीजन करते चलेंगे। इसी तरह से बेस्ट जी के पढ़ने का तरीका होता है। काबिनी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी के बारे में बताते हैं दोस्तों। काबिनी नदी जो है कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी की और कुछ सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। एक तो काबिनी नदी होगी गया, काबिनी नदी। उसके बाद इसकी नदी है हरंगी नदी, हेमावती इंपोर्टेंट है सहायक नदी, एक स्वर्णवती नदी ये भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद अमरावती नदी, अमरावती नदी इंपोर्टेंट है, सिमसा नदी और काबिनी तो हमने पढ़ ही लिया दोस्तों, है ना, ये सभी इंपोर्टेंट है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। काबिनी नदी को, सॉरी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि अगर आपसे सिर्फ पूछे दक्षिण गंगा, अगर सिर्फ पूछे दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले तो वो है कावेरी नदी, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? उत्तरी तट का मतलब है ये गंगा नदी बह रही है इस तरह से, ऊपर की तरफ से कौन सी नदी मिलती है इसमें? तो सोन नदी तो नीचे से मिलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से सोन नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है यहाँ से। उसके बाद केन और बेतवा, ये यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी ऐसे आके मिलती है गंगा में, यमुना, तो इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, सिंध, केन। बस एक ही बची, ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। रामगंगा, गंडक, गोमती, घाघरा, महानदी, कोसी और महानदी, ये सभी नदियां ऊपर से आकर मिलती हैं। रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती और कोसी और महानदी, ये सभी नदियां ऊपर से आकर मिलती है। तो ये गंगा नदी का तो उत्तरी होगा ना, ऊपर की तरफ से, उत्तर की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डल झील। कहां पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में डल झील पर स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर। जबकि लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता क्या है? नेशनल पार्क है लोकटक झील, जो मणिपुर में है। इस बात को तो सभी जानते हैं। इजी बातें दोस्तों मैं बताना अच्छा समझता नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। तो जो इजी बातें आपको पता है वो तो मैं बताऊंगा नहीं वीडियो में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। जैसे तवांग घाटी और लहासा घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताना है।
तो तवांग घाटी आप सभी को ही पता है, अभी लड़ाई हुई थी चीन की सेना से हमारे देश की। तो बुमला दर्रा जोड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का है बुमला दर्रा, जो तवांग घाटी और लहासा घाटी को जोड़ता है। दर्रे को आप जानते हैं, दो पहाड़ी रास्तों को जोड़ने का स्थान होता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, रोहतांग दर्रा। उसके बाद तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। उसके बाद नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला और जेलेपला। और उसके बाद काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। उसके बाद पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा, ये केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा जो है अनामलाई की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों से जोड़ता है, अलग करता है। हाँ, ओके। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसी तरह से हम पढ़ते हैं जीके जीएस। तो दोस्तों हमारी क्लास लाइव होती है डेली 4 PM पर, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे लाइव क्लास में। 4 PM पर डेली हमारी लाइव क्लास होती है, तो सभी लोग हमारी लाइव क्लास में आएंगे। इसी तरह से हम डेली जीके पढ़ते हैं, आपकी जीके जीएस बहुत ही पक्की हो जाएगी, आप हमारे साथ विश्वास रखिए। जीके जीएस जिसकी कभी पक्की नहीं है, उसकी जीके जीएस एकदम पक्की हो जाएगी, विश्वास रखिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी बह रही है, उसके बाद तापी नदी। तो ये कौन सी है? नर्मदा नदी, ये है तापी नदी। इनके बीच में क्या है दोस्तों? इनके बीच में नदी है और सतपुड़ा पर्वत रेंज है। उसके बाद ऊपर कौन सी है? विंध्य पर्वत रेंज, विंध्य पर्वत रेंज। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी होकर बहती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? भ्रंश घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच में से बहती हुई निकलती हैं। तो नर्मदा नदी है एक, और एक तापी नदी है। ये जब भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? तो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं बुग्याल घास के मैदान। ऑप्शन नंबर, सॉरी भाबर पे लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा कर। इसका नाम ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं भारत में, हिमाचल की, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के घंटाघर से होती है? तो प्रयागराज में या तो नैनी स्थान आएगा ऑप्शन में, तो वो मारेंगे, वरना मिर्जापुर एकदम राइट आंसर होगा इसका। तो हमारी जो मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। 82 सही, 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री पर है। अब 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है 1 डिग्री बराबर। तो इसलिए 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा, यानी कि 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत का समय मानक समय रेखा से। जो 0 डिग्री ग्रीनविच समय रेखा है, लंदन से गुजरती है, उससे हमारा 5.5 घंटे आगे है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कौन सी स्ट्रेट है जो जावा द्वीप को, किससे? जावा द्वीप को सुमात्रा से अलग करती है? तो ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के, जावा और सुमात्रा, इन दोनों को जो अलग करने वाली जनसंधि कौन सी है? इंडोनेशिया। इन दोनों को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुंडा की जलसंधि जो है इन दोनों को अलग करती है, जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जलसंधियां हैं, जैसे जिब्राल्टर की जलसंधि सभी को पता है कहाँ पर है, जो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। यूरोप महाद्वीप के, यूरोप का कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन से अलग करती है मोरक्को से। अफ्रीका का देश है स्पेन, और अफ्रीका का देश है कौन सा? मोरक्को। तो इन दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर की जलसंधि। उसके बाद डोबर, डोबर की जलसंधि किसे अलग करती है? ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है डोबर की जलसंधि। सभी लोग मैप में देखेंगे, जैसे मेरे माइंड में चल रहा है मैप, ब्रिटेन कहाँ पर है वहीं पर, ऐसे उस प्रकार बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि अलग करती है अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया प्रांत से अलग करती है। कौन सी? बेरिंग जलसंधि। यहाँ पर जो सागर उसको क्या कहते हैं? चुक्सी सागर भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, चुक्सी सागर भी कहते हैं यहाँ पर जो सागर प्रशांत महासागर में। उसके बाद मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि जो है मलाया प्राद्वीप को अलग करती है, सुमात्रा द्वीप से अलग करती है मलक्का की जलसंधि। उसके बाद
पाक जल संधि सभी को पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक जल संधि स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले इस तरह से ही, बस आप हमारे साथ 4 PM पर डेली लाइव जुड़ जाया करिए। 4 PM पर हमारी जो है GK GS की क्लास होती है और 7 PM पर हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपने सभी ने सोचा होगा कि विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से तो दोस्तों श्वेत नील निकलती है। मैंने पूछा है ब्लू नील। ब्लू नील और श्वेत नील दोनों आपस में मिलती हैं इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा के आसपास, इथोपिया में। तो वहां पर मिलती है, वहां से आगे को नील नदी का पड़ जाता है इसका नाम, जो सबसे लंबी नदी है। तो ताना झील एकदम राइट आंसर है। खार्तूम में मिलती है, सॉरी इथोपिया से तो निकलती है ब्लू नील नदी। ये सब संसार की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील और ब्लू नील दो नदी मिलकर जो है इस नदी का निर्माण होता है। श्वेत नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील। तथा ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है? इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की ताना झील से निकलती है ब्लू नील। इन दोनों नदियों के संगम पर कहाँ पर? सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम में स्थित है। कहाँ पर होता है इन दोनों का संगम? ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो इन दोनों नदियों का संगम ब्लू नील और व्हाइट नील का जो संगम होता है सूडान की राजधानी खार्तूम वहां पर होता है। तो याद रखेंगे ब्लू नील कहां से निकलती है? इथोपिया की ताना झील से निकलती है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मोती द्वीप है? मोती द्वीप किसे कहते हैं? तो मोती द्वीप दोस्तों बहरीन को कहा जाता है मोती द्वीप। जापान को निप्पन का देश कहते हैं या उगते सूर्य का देश कहते हैं। बहरीन कहाँ पर है? मैप में देखेंगे आप सभी लोग। लाइव में आ जाना हमारे साथ क्लास में डेली। मैं इस तरह से समझाता रहता हूँ, सभी के बारे में मैप से पढ़ाता रहता हूँ। जैसे ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। उसके बाद ये कौन सी जल संधि है? बाब अल मंदेब जल संधि है, जिसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सभी मैप में पढ़ाता हूँ मैं लाइव क्लास में। अब तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ, तो बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों फिनलैंड की राजधानी ऑप्शन नंबर बी हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। बर्न किसकी राजधानी है? स्विस की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड की। डबलिन किसकी राजधानी? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। सही सभी राजधानी होंगी। तो फिनलैंड की राजधानी क्योंकि हेलेंस्की। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये सभी मैंने बता दिया चारों के बारे में। नेक्स्ट कुछ और 4 राजधानी है, जैसे यरूशलेम किसकी राजधानी है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। और कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन सभी को पता है न्यूजीलैंड की राजधानी। तुर्की की राजधानी अंकारा, इस्तांबुल। निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी जलधारा तो ऑप्शन नंबर सी लैब्राडोर की धारा जो है ठंडी जलधारा है ये। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, बहुत पूछी जाती है। गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की। इसे कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। इसको कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं इसको। सभी के बारे में आपसे वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है ये। उसके बाद अगुलहास धारा कहाँ पर है? यह हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहास धारा, इस बात को याद रखेंगे। अलास्का धारा यह प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। तो सभी लोग आराम से रोककर वीडियो पढ़ सकते हैं। इसका आंसर करेंगे। अब इतिहास के क्वेश्चन शुरू हो गए। पुरातात्विक स्थल कोलडीवा कहाँ पर स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल कोलडीवा जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज में स्थित है कोलडीवा, प्रयागराज के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सी को छोड़कर वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? इसका आंसर करेंगे। तो दुर्गा को पूजा जाता था, इंद्र को पूजा जाता था, सोम को ही पूजा जाता था। अग्नि को छोड़कर ये वैदिक काल के सभी प्रमुख देवता थे। इंद्र देवता तो ये सबसे प्रमुख थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अग्नि देवता तो वैदिक काल में सबसे इंपोर्टेंट देवता कौन थे? तो इंद्रदेव। इसका आंसर करें। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों 1000 से अधिक जो स्तुतियां शामिल की गई हैं उन्हें सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त। उन्हें कहते हैं दोस्तों सूक्त कहते हैं। अब 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक 1028 कितनी स्तुतियां हैं शामिल की गई हैं, उन्हें सूक्त कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, उन्हें सूक्त कहा जाता है।
और 10 मंडल है ऋग्वेद में, इस बात को भी याद रखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है ये। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋक यानी कि स्तवन करना इससे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छंदों एवं चरणों से मुक्त यंत्र। तो छंदों और चरणों से मुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति गाई जाती है। 1017 मूल सूक्त हैं, 11 बल हैं और 1028 जो है कुल सूक्त हैं। और ऋचाएं यानी कि मंत्र कितने हैं? 10,552 इसमें मंत्र हैं। तो सभी लोग रिवीजन करते चलेंगे, इसी तरह से हम पढ़ते हैं जीके जीएस। और 4 बजे हमारे साथ डेली लाइव जुड़ना ना भूलें। सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन में। इसका आंसर करेंगे निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? तो वेदांग कितने दोस्तों? 6 हैं। 6 वेदांग हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना हमें। 6 वेदांग हैं। तो कल्प तो है, मुंडक, छंद भी है, शिक्षा भी है, बस मुंडक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्प में क्या दर्शाया गया? अनुष्ठान वगैरह दर्शाए गए। शिक्षा और छंद तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 के 6 आपको वेदांग रिवीजन करा देता हूं मैं। देखो कौन कौन से। एक तो शिक्षा है, दूसरा है ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो निरुक्त क्या होता है दोस्तों? निरुक्त होता है जो कठिन शब्द होते हैं जिनका अर्थ व्याकरण में नहीं पता चलता है, उन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए निरुक्त की रचना की गई थी। यास्क मुनि ने इनको व्याकरण का पूरक बताया था। ओके हाँ, तो जिनका अर्थ निरुक्त व्याकरण से पता नहीं चलता, तो निरुक्त से पता चल जाता है उन हार्ड शब्दों, कठिन शब्दों का। इसका आंसर करेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस में है? पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। 10 मंडल है ना इसमें ऋग्वेद में। इसका आंसर करेंगे संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का एक संस्कार है, जैन धर्म का संथारा। इसका आंसर है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे यानी कि किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश के थे दोस्तों। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। शाक्य वंश से संबंधित है। इनकी माता का नाम क्या था? आंसर करके बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का होता है दोस्तों विजेता। विजेता कहते हैं जिन शब्द को। कुछ यूट्यूबर्स को पढ़ाते हैं बंधनों से मुक्ति पढ़ाते हैं, बट एसएससी ने जो सही माना हुआ है वो है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सिक्किम में एक बड़ा सा फेमस मठ स्थित है, उसका नाम है रुमटेक मठ। रुमटेक मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। एसएससी बहुत पूछती है, इसको याद रखेंगे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा नेतृत्व था? वो किसके पुजारी थे? तो ऑप्शन नंबर ए शिव के पुजारी थे। कौन? नैनार। नैनारों के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन। तो वो शिव जी के भक्त थे। भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये तो सभी को पता है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। बट इसके बारे में एक डिटेल से बात पढ़ाने वाला हूं मैं, जल्दी से देखिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो अशोक अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। और खरोष्ठी लिपि में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं दोस्तों? कई सारी लिपियों में मिले हैं। तो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। मानसेहरा और सहबाजगढ़ी के अभिलेख जो हैं ये खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे या लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा आपकी मर्जी। अरमाइक लिपि में एक लघुमान का अभिलेख मिला है और एक तक्षशिला में जो अभिलेख मिला है ये दोनों अरमाइक लिपि से मिले हैं। उसके बाद द्विभाषिक अभिलेख कहा, यानी कि 2 भाषाओं में कौन कौन से अभिलेख हैं जिन 2 भाषाओं में मिले हैं? एक तो कंधार का सरकुना अभिलेख, सरेकुना, ये जो है अभिलेख 2 भाषा में मिला है। कौन कौन सी भाषा? एक तो यूनानी भाषा और एक अरमाई भाषा में। ये कंधार का जो सरेकुना अभिलेख है ये 2 भाषाओं में मिला है। अशोक का पहला भारतीय शासक था अशोक, जिसने अभिलेखों के सारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इसका नाम क्या मिलता था सभी अभिलेखों में? प्रिय नामदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी इसका पूरा नाम मिलता था। बट एक गुर्जरा है, एक मास्की है, 2 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें उसका नाम क्या मिला है? सम्राट अशोक मिला है। तभी तो पता लगाया जा सकता है कि जितने भी ऐसे अभिलेख मिले हैं अशोक के हैं, वरना सभी में मैं देवनाम प्रियदर्शी मिलता था।
इसका आंसर करेंगे शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, देखो एक बार। उसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सत्ता प्राप्त की कब? 1084 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार उसका शासनकाल 36 वर्ष का था। पुष्यमित्र शुंग जो उज्जैन का एक ब्राह्मण था। इसके पुरोहित एवं प्रधानमंत्री महर्षि कौन थे? पतंजलि थे। इन्होंने योग दर्शन की रचना की है पतंजलि ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को इसने पराजित किया था। मिनांडर को इंडो यूनानी शासक था वो। इन्होंने जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, इस बात को भी याद रखेंगे। भरहूत का श्लोक, भरहूत का जो स्तूप है दोस्तों, वो इसी ने ही निर्माण करवाया था, भरहूत का स्तूप। इस बात को भी याद रखेंगे। देवभूति जो है इस वंश का, पुष्यभूति, पुष्यमित्र जो यानी कि वंश का था, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने कौन सा वंश का स्थापित कर दिया था? कर्णव वंश। कर्णव वंश की स्थापना कर दी थी वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके। इसका आंसर करेंगे गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे दोस्तों विष्णुगुप्त। सबसे जो विस्तार हुआ था समुद्रगुप्त के राज्यकाल में, सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इसका घोड़ा तीन समुद्रों का पानी पीता था, यानी कि इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों दक्षिण भारत तक। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसे इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है तथा इसका राजकीय भाषा संस्कृत थी गुप्त वंश की। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। हाँ, इसके अनुसार जो है गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत साम्राज्य, यानी कि जिसकी कुछ बात थी, यानी कि जिसमें कुछ योग्य था शासक, बाकी तो सब बात के ऐसे ही हुए थे बेकार। इसका आंसर करेंगे 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीन यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी में सुन युंग आए थे। सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जितने भी चीनी यात्री आए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना जरूर। इस तरह से हमारी क्लास होती है डेली 4 बजे, लाइव जुड़ जाना। तो आप आराम से रोक कर वीडियो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हाँ कौन कब आया था सभी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं आप। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जा सकता है ना। इसका आंसर करेंगे चालुक्यों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की पहली राजधानी थी दोस्तों ऐहोल। बाद में इन्होंने ऐहोल के बाद कौन सी बनाई थी? बादामी। अपनी राजधानी बादामी बनाई थी। तो चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन फर्स्ट सेकंड, ये दोनों चालुक्य वंश के ही संस्थापक और राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। चालुक्य वंश की पहली राजधानी ऐहोल थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन था, और पुलकेशिन द्वितीय। तीनों बहुत ही फेमस राज्य थे, राजा शक्तिशाली भी थे। और एक थे विक्रमादित्य। रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो मिला है दोस्तों सती प्रथा से संबंधित है, जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल वो तो भानुगुप्त का, सॉरी, सती प्रथा से जो रिलेटेड है भानुगुप्त का है। ऐहोल कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में प्राचीन स्थित मंदिर समूह है। बादामी के चालुक्य शासक कौन कौन से हैं? नीचे नीचे आप देख सकते हैं, ये इस क्रम में बादामी के शासक हुए थे। इसका आंसर करेंगे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव के मंदिर का। बहुत ही फेमस मंदिर है। जबकि पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, जो पांचों पांडवों से संबंधित हैं। 5 रथ 5 पांडवों के नाम पर रखे गए हैं। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबी वीडियो नहीं कराना चाहता हूं मैं। किसने निर्माण करवाया था इसका? यशोवर्मन। यशोवर्मन सम्राट हर्ष का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। चंदेल शासकों ने करवाया था इसका निर्माण। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित है। ये कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर
कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम को क्या कहते हैं? मिट्टी की छोटी गाड़ी कहते हैं मृच्छकटिकम को। इस बात को भी याद रखेंगे सभी लोग। हाँ, कालिदास की रचना है तो सभी को पता ही है, ऋतु संहार, मेघदूतम, मेघदूत, बसंत, रघुवंशम। किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, खारवेल ने। राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था, जो ओडिशा में कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष का जिक्र मिलता है सबसे पहले इसी अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, किसने लिखी है? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखी प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है दोस्तों प्रतिहार नरेश राजा भोज का है ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद है अभिलेखे को अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मम्मी कौन है? इसका आंसर करेंगे। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत काल की राजधानी कौन सी थी? तो इल्तुतमिश ने नई दिल्ली को जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ थी पहले? पहले लाहौर थी। लाहौर के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी स्थापित किया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इसके बारे में 1 मिनट में रिवीजन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसने क्या क्या करवाया था? तो इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया था। इसके बाद जो है सारे वंशानुगत हुए थे। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम के सिक्के चलवाए थे। रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी इसने चलवाए थे ग्वालियर विजय के बाद में, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, एक तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी ने आरंभ किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्या तांबे का जीतल और चांदी का टंका इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किए गए थे। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने आप को खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया था। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर के नाम से युक्त सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश किस वंश का था? इल्तुतमिश शमसी वंश का इल्तुतमिश था। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गोरी का। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दोस्तों ये कहाँ से आया था? मोरक्को का रहने वाला था, और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान कहते हैं, इसके दरबार में आया था। इसने दिल्ली का न्यायाधीश या काजी नियुक्त किया था इसको, इब्न बतूता को। मोरक्को का रहने वाला था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? तो दारा शिकोह, जो ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह इसका सबसे बड़े बेटा था, इसको सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने इसको पराजित कर दिया था वेदरा के युद्ध में तथा खुद शासक बन गया था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो चांदी का सिक्का दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया कहलाता था। क्या कहलाता था? रुपया। और जो सोने का सिक्का था उसको दीनार कहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंका किसने चलाया था? अभी याद कराया मैंने, इल्तुतमिश ने टंका चलाया था। तो इसके शासनकाल में चांदी के रुपए तथा तांबे के रुपए का दाम कितना था? 1:64 अनुपात था। ये पूछ लिया जाता है अगर डीपली जाएगा तो। हाँ, उसने चांदी का रुपया चलाया जो किसके बराबर था? 180 ग्रेन के, तथा तांबे का दाम चलाया, दाम कहते थे तांबे के सिक्के को, जो 380 ग्रेन के बराबर था। इसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में गुदवाया था। तो इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाप, जो गज ए सिकंदरी यानी कि गज की नाप वगैरह इसने शुरू की थी। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण भी इसी ने करवाया था।
जात और सवार निम्नलिखित में किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार। तो दोस्तों ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है, जात और सवार। मनसबदारी आप सभी को जानते ही किसे कहते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा बहुत अच्छे चलाई गई। इसका आंसर करेंगे, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो अकबर जो है अपने संगीतकार तानसेन को मियाँ कहते थे, मियाँ तानसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल क्या थे? इसके वित्त मंत्री थे। पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कराची, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है? तो गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु थे सिखों के, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, 5वें अर्जुन देव और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिख खालसा पंथ की स्थापना की थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो दोस्तों ये कालीकट बंदरगाह पे आया था, केरल के पास में। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके बारे में जो मैं डिटेल बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ, यानी कि जब वो आया भारत तो उसने अपना जहाज फुल भर लिया और जब यहाँ से गया तो उसको वहां जाके बेचने पर 60 गुना फायदा हुआ था। इसको जो है जब ये अफ्रीका में आया था, कहाँ पर आया था? केप ऑफ गुड होप कहते हैं उसको, उत्तमासान द्वीप, वहां पर आया। तो वहां पर इसे एक भारतीय इंसान मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीद। उसने उसको दिखाया कि चल मैं तुझे भारत के पास तक ले चलता हूँ। वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो कौन आया था पुर्तगाली, उसका नाम था पेट्रो अल्वरेज। पेट्रो अल्वरेज था जो 1500 ईस्वी में आया था। दूसरा पुर्तगाली था जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया था। इस बात को याद रखें, जिन पर सर्कल किया है वो बातें आप सभी को याद रखनी है। जहांगीर के दरबार में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आया था, इंग्लैंड का। इसने हॉकिंस अपने साथ जो है इंग्लैंड के राजा का प्रथम पत्र, जेम्स प्रथम थे उस समय पर राजा, उनका पत्र लाया था और 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया था। मुगल दरबार में व्यापारिक रियासत व सुविधा प्रदान करने के लिए आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हॉकिंस को जहांगीर 400 का मनसब भी प्रदान किया। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि भी कैप्टन हॉकिंस को ही प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी लोग। फिर बाद में 1611 में वापस चला गया। इसका आंसर करेंगे, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश स्वतंत्रता सेनानी क्या नाम है, सुभाष राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। इन्हें जो है भारत में नव जागरण के अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारत में स्त्री व पुरुषों दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी 1825 में। इन्होंने पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया था बहुत ज़्यादा। तो ये सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, बैरकपुर में फांसी दी गई थी मंगल पांडे को 1857 की क्रांति में। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बा को गोली मार दी थी, क्योंकि ये चर्बी युक्त जो कारतूस बनाते थे उनको चलाने से मना करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने चला दिए। किस बटालियन से संबंधित थे? 34वीं NI रेजिमेंट के बटालियन से संबंधित थे। एनफील्ड बटालियन से संबंधित थे मंगल पांडे। उसके बाद बैरकपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह बड़ा ही बहुत भयानक खूनी क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। चर्बी युक्त कारतूस आप सभी को पता है कहानी है, तो जिसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती थी, तो मुंह से काटना पड़ता था उन कारतूसों को पहले। तो जो हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए दोनों के लिए ही पाक था, यानी कि अच्छा नहीं था। बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलनों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने बताया, इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इनके साथ कौन कौन थे? द्वारिका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। नाम पूछे जाते हैं आजकल।
उन्होंने मिरातुल अखबार की भी स्थापना की थी। भारत में किसके शासन काल में अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कौन था उस समय पर दोस्तों? जेम्स फोर्ड था। 1920 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कमेटी का गठन मुंबई में हुआ था। तो उस समय पर जो वो था वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? यानी कि उस समय पर प्रधानमंत्री कौन था गोलमेज सम्मेलन के समय पर? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। रैमजे मैकडोनल्ड जो है गोलमेज सम्मेलन के समय पर प्रधानमंत्री थे। जब हमारी आज़ादी मिली थी उस समय पर क्लीमेंट एटली थे, और जब कैबिनेट मिशन आया था भारत उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कैबिनेट मिशन आया था तो विंस्टन चर्चिल जो उस समय पर प्रधानमंत्री थे। ये पूछे जाते हैं तीनों के तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। पंजाब केसरी, इस बात को भी याद रखेंगे सभी लोग। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सभी के उपनाम पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। रणजीत सिंह और लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब भी कहा जाता था। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। यूनिटी का, एकता का प्रतीक भी कहते हैं। ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी उन्हें कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं बिन ताज का बादशाह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। उसके बाद है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, एसएससी में पूछे जा सकते हैं, संभावना है संपूर्ण, याद रखेंगे। तथा हमारे साथ 4 बजे जुड़ना ना भूलें सभी लोग, इस बात को याद रखेंगे जरूर। इसका आंसर करेंगे समाजवाद की बाइबल किसे कहते हैं? किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसे समाजवाद की बाइबल कहते हैं, दास कैपिटल। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान करके, संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये भी कब हुआ था? 1992 में। ये नगर पंचायत से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से। पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी ये 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो सारी इंपॉर्टेंट है। जबकि पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। निम्नलिखित में किसको छोड़कर सभी राज्य सूची के भाग हैं? तो राज्य सूची में कौन सा नहीं है दोस्तों? वायु सेवा जो है राज्य सूची में नहीं है, बल्कि पुलिस, शराब और भूमि ये राज्य सूची के विषय हैं। ये केंद्र सूची का विषय है, ये संघ सूची का वायुसेना। 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन सारे संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था और पशुधन, पशुपालन, खेलकूद ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उनको संघ सूची कहते हैं। समवर्ती सूची, सॉरी, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे संघ सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों से ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है अनुच्छेद 29, 30 भी है और 28 भी है। 24 में क्या है? बाल शोषण विरुद्ध है। 18 में क्या? उपाधियों का अंत है। 42 में क्या है? 42 में प्रसूति सहायता। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना सभी लोग। लास्ट में पूछता हूँ मैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या है संविधान में? आर्टिकल 40 में संविधान में क्या दर्शाया गया है? इस बात को आपको कमेंट करके बताना है। तथा हमारी क्लास डेली लाइव 4 बजे होती है। जिसने हमारे लाइव सेशन अटेंड नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसी तरह से तैयारी कराते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।